Assalamualaikum, good morning, subha bakhair, hopefully everybody is doing well. We are not actually, if you ask us actually हुआ ये सुबह सुबह अभी भी I am getting back my breath because हम आए हैं इस बिल्डिंग में और पता चला जी एलिवेटर जो है लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रही, तो आज हमारा टेस्ट हो गया सुबह सुबह हमारी एक्सरसाइज और हमारे फिटनेस लेवल का, एंड वी सर्वाइव्ड। एंड हर चीज़ में मैं ज़रा सिल्वर लाइनिंग देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर रोज़ ये किया जाए, क्यों ना हर रोज ये किया जाए। सुबह सुबह आपका जबरदस्त किस्म का कार्डियो हो जाएगा। वैसे a lot of people that I know they ditch elevators और वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी। अगर नहीं करते तो जरा गौर कीजिएगा। बात ये, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए भी, लेकिन अगर करना पड़ जाए ना किसी दिन जब आपको ना आदत हो, आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, एकदम आप लिफ्ट के आगे खड़े हो, पता चले तो काम नहीं करिए और एकदम से करना पड़े, तो वो इतनी फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती। नेचर ऑफ जॉब इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि अगर हम 6-7 फ्लोर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो वो जो तैयारी की होती है आपसे मुलाकात करने के लिए वो जरा इधर उधर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आई थिंक वन शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक द स्टेयर्स व्हेनेवर देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल। और हम आपको बता दें कि आज हम मनाएंगे आपके साथ मिलकर यौम दिफा पाकिस्तान। 6 सितंबर की लाजवाल कुर्बानियों को याद करेंगे, अपनी पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करेंगे, शोहदा को सलाम पेश करेंगे। अच्छा, इनाम बट से भी ना अब आई एम श्योर कि वो जिस मुकाबले में जाएंगे, अब तो ये हो ही गया, अब तो ये ऑलमोस्ट एक यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन दैट ही इज गोइंग टू विन इट। और जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी हमने उनसे मुलाकात की थी, अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तब भी हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। हमें इन हीरोज़ को मज़ीद सेलिब्रेट करने की, प्रोजेक्ट करने की, प्रमोट करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कि इनाम बट को कोई भी टास्क दिया जाए ना, यहाँ पर पहलवानी और कुश्ती का मुकाबला होता है तो वो 30 किलो वजन चढ़ा लेते हैं। अब ये बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तो उन्होंने 15 किलो वजन कम कर लिया था। सो ही is like really into it and he's very positive and optimistic about it too. Anyway जी, ये सारी बातें तो हमने उनसे करनी है, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से जरा बात शुरू करते हैं और आपको एक दफा फिर रीविजिट कराएंगे। हाँ, वो भी हम कराएंगे, लेकिन साथ साथ इनाम का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा हैदर का भी जिक्र करते हैं, बिकॉज आज के दिन हम जरा अपने हीरोज़ को भी, जहाँ पाक अफवाज के हीरोज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं इन हीरोज़ को भी जरा याद करेंगे। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स टोक्यो में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीतने वाले, वो वतन पहुंच गए हैं बाय द वे, सो दैट्स द लेटेस्ट एज वेल। जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी हुआ, विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो एज वेल। अभी ज़रा आज की मुनासबत से शुरू करते हैं और आपको बताएं कि 6 सितंबर वो तारीखी दिन है जब बुज़दिल दुश्मन ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया और मुंह की खाई। पाक फौज के जवानों ने खुद से कई गुना ज़्यादा बड़ी भारतीय फौज को ऐसा करारा जवाब दिया जो उसे आज तक नहीं भूला। आज दहशतगर्दी के हमलों में एक बार फिर इजाफा बता रहा है कि छुपकर हमला करने वाला दुश्मन अपनी बुज़दिलाना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब और अबू धाबी के वली अहद और कतर के अमीर से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोनिक राब्ता किया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने मज़मूम अज़ाइम नाकाम होते देखकर मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान पर हमले करने जो हैं वो शुरू कर दिए। क्वेटा में आपको पता है खुदकुश धमाके में फ्रंटियर कोर के 4 एहलकार जाँ बहक शहीद हुए हैं, 20 जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने TTP के खुदकुश हमले की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यकीन दहानी करवाई कि दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पाक फौज बिल्कुल तैयार है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तालिबान इतनी जल्दी वहाँ कब्जा कर लेंगे। सो वहाँ दुनिया में जो तालिबान का रोल है, अब जिम्मेदारी तालिबान की है। इस सरहद के आगे तालिबान जाने, उनका काम जाने, इधर से हम हैं। लेकिन यकीनन पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के बाज़ ग्रुप दबाव डालेंगे, लेकिन हमारी अजीम फ़ौज ने 80,000 लोगों का जान का नजराना दिया, लाख आदमी ज़ख्मी हुए हैं। अब हमारी फ़ौज भी वो फ़ौज नहीं रह गई 20 साल वाली। सब ने हार्ड जॉब किया हुआ है। एक नौजवान को मिलो, उससे बात करो, मेरे इलाके अब तो देखें ना, 3-3, 4-4 हार्ड जॉब आदमी मेजर के दौरान ही कर लेता है। पहले सारी ज़िंदगी में एक हार्ड जॉब नहीं करता था। हमारी फ़ौज अजीम फ़ौज है, स्ट्रॉन्ग फ़ौज है और 80,000 जानों का नजराना हमने दिया है। दहशतगर्दों को ये कौम और फौज मिलकर कुचल के रख देगी।
We certainly have these expertise और जो मेनस दहशतगर्दी का जो नासूर हमारी पाक फ़ौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ देखकर कुचला है, और वो दुश्मन जो सरहद के पार नहीं था, जो सरहद के अंदर मौजूद था, और वहाँ आपको पता है कोई भी लड़ाई हो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन पाक फ़ौज को ये क्रेडिट जाता है कि दुनिया में मुश्किल तरीन जंगों में से एक ये दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग थी। और जिस मेनेस की आप बात कर रहे हैं वो मेनेस कुछ खास अभी भी इट परसिस्ट, क्योंकि अगर आपको याद दिलाएं कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर वक्फे से हमले हो रहे हैं, और कोयटा में 4 हफ्तों के दौरान ये दूसरा बड़ा धमाका है जो अभी इस वीकेंड को हुआ है, और पाकिस्तान को इस वक्त एक से बढ़कर एक खतरे का सामना है जिनसे निपटने के लिए वही 65 वाला जज्बा चाहिए। और सर्टनली वो जज्बा है भी मौजूद। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब शुक्रिया। जनरल साहब ज़रा लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। आज वो दिन है जब ताकत के नशे में धुत दुश्मन ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर क्या था? फिर हमारी फोर्सेस और हमारी कौम ने ऐसा जवाब दिया कि आज तक भारत को याद है क्या कुछ हुआ। क्या जज्बा था? लेट अस रिविजिट। आप हमें कुछ बताएं। हम नंबर्स में कम थे, ताकत में बहुत बड़ा फ़र्क था, लेकिन इस सब की परवाह ना की। वो ईमान की प्रॉपर्ली ताकत होती है जो पाकिस्तान बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया। मैं उस वक्त कोई छठी जमात का तालिब इल्म था, और उस उम्र में आपको पता है वैसे भी जज्बा बहुत होता है बच्चों में, लेकिन मैंने अपने दाएं में देखा कि बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी ऐसे लगता था कि जैसे एक सीसा पिलाई दीवार इकट्ठी हो गई है, और इतना मुराद हाई था, जैसे हमें परवाह नहीं थी कि वो उनकी फौज बड़ी है या उनके जहाज ज्यादा हैं या उनके बहरी जहाज ज्यादा हैं। और फिर ये जो देखा दुनिया ने वो सबके सामने है कि हालांकि बीबीसी ने ऐलान कर दिया कि जी लाहौर पे कब्जा कर लिया है, और भारतीय फौज ने, उन्होंने बाकायदा बीबीसी का ये रिकॉर्ड में मौजूद है, हालांकि वो उन्होंने बीआरबी नहर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे वो। तो ये अल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि उन कौमों की मदद करता है जो ईमान की ताकत से सरशार होते हैं, और आज भी हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरीके से हम टुकड़ों में बट जाते हैं और किसी एक मामले पर, खासकर ये बैरूनी मामले हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई, इसमें बहुत ज़्यादा यकजहती की हमें मिसाल कायम करनी चाहिए, और एक आवाज़ भी ऐसी नहीं उठनी चाहिए जिससे ये लगे कि कोई अलग से सोच रहा है। अच्छा जनरल साहब, बहुत सी वैसे तो बातें करनी है, लेकिन लेट अस लिंक इट टू द प्रेजेंट एज वेल। भारत पाकिस्तान के हाथों तो बहुत मार खा चुका, अभी हम 65 की जंग की बात भी कर रहे हैं, अब अफगानिस्तान में भी मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये साजिशों से बाज आने वाले लग नहीं रहा कि बाज आएंगे। तो इसके साथ साथ दिफा के महाज पर हमें और कौन कौन से बड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं जिनके मुकाबले के लिए 65 वाला जज्बा जो है वो हमें बरकरार रखना होगा? एक तो बहुत सबसे बड़ी जंग जो है, जो मैं अपने नौजवानों को खासकर ये पैगाम देना चाहूँगा, वो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग, डिसइंफॉर्मेशन की जंग, गलत नैरेटिव की जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें हम लोग बदकिस्मती से हमारा काफ़ी लोग इसका शिकार हो जाते हैं या हो रहे हैं। जो हमें पहला सोशल मीडिया पे जो पहली चीज मिलती है ठक से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाते कि ये आई कहाँ से है, इसके पीछे क्या जज्बा हो सकता है। और खासकर इसमें बहुत ये जो बड़े ममालिक हैं ये भी बहुत तेज है, और हिंदुस्तान तो बहुत इसमें आगे निकला हुआ है। और आपको पता है कि वो EU की डिसइंफॉर्मेशन लैब की बात भी आपको पता है, उसके बाद टेलीफोन जो टैप करने की कोशिश की वो भी आपको मालूम है। जितना इन्होंने ये जो अफगान अफवाज को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ उनकी एक किस्म की माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, इसीलिए तो वो लड़ नहीं पाए। अगर उनको ट्रेनिंग दी होती तो शायद कुछ ना कुछ दिन खड़े हो जाते। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि फिर आज की जंग टैंकों और तोपों से ज्यादा आपस में यकजहती, एक जज्बे का इजहार, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अंदरूनी खलफशार है
ये किसी भी कौम को खोखला कर सकता है। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट जनरल साहब। बड़ी अच्छी बात की है। वैसे भी आज की जंग जो है वो डिसइंफॉर्मेशन से ही बेस करती है, तो एवरीथिंग लिटरली स्प्राउट्स फ्रॉम देयर। अच्छा जनरल साहब, अब जरा लेटेस्ट हम वाक़े की बात कर लें। बलूचिस्तान में दुश्मन ने फिर हमले की कोशिश की है। एक बार फिर हमारी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर यह हमला पसपा किया है। इनको सर्टनली खराज तहसीन तो पेश करेंगे, लेकिन सवाल अहम है और शुरू से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि TTP का जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है एंड वी डू नॉट वांट इट अगेन दिस टाइम, क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी जो लीडरशिप है वो मौजूद है दोबारा एक्टिव। अब पाकिस्तान में अगर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो ये हो गए हैं दोबारा एक्टिव। ये कितने खतरे की बात है और इसको किस तरह से निपटना चाहिए? जी देखें, एक बार फिर तो TTP एक्टिव नहीं हुई, TTP तो एक्टिव रही है और जितना इन्होंने खून बहाया अशरफ गनी के ज़माने में और उससे पहले कारज़ई के ज़माने में, वो तो याद करने के काबिल है और अल्लाह ना करे कि दोबारा वो मौका कभी आए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, थोड़े से उनके ज़्यादा एक्टिव हुए। उसकी वजह ये है कि जैसे चिराग बुझने से पहले भड़कता है और उनको मालूम है कि ना अब उनको रॉ की पुष्टनाई होगी, ना उनको NDS की पुष्टनाई हासिल होगी, और उनके ये जो तो थोड़ा बहुत जो उनके पास रह गया है, कुछ इनके स्लीपर सेल इधर है, ये उनकी आखिरी कार्रवाइयाँ हैं। इंशाल्लाह आप मुझे बुलाइएगा 6 महीने के बाद और इस वक्त हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, TTP का नामो निशान नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी हम नगमा शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, नगमे बल्कि नगमे हैं। आपको पता है कि मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और यौम दिफा की मुनासबत से पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया की जानिब से खूबसूरत नगमे जो हैं हर साल रिलीज़ किए जाते हैं। तो आज कुछ नगमों की कमी नहीं होने वाली। आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स की मुसलसल कामयाबियाँ जो हैं वो साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आपको कोई शक था कभी भी, मुझे वैसे कभी भी कोई शक नहीं था, तो अब तो हमारे जो एथलीट्स हैं वो किस तरह सामने आ रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो के मुकाबले में पाकिस्तान की अनीला इज़्ज़त बेग जो है वो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। वी हैव डन सो वेल बाय द वे इन पैरालंपिक्स, और फिर ओलंपिक्स की भी उससे पहले बात हो रही थी, उसमें भी माशाल्लाह वी वर देयर, हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत प्रोमिनेंट थी। मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबले में गुजरांवाला के हैदर अली गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हम पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं और अब पाकिस्तान के पहलवान इनाम बट ने बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज का फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। भाई रेसलिंग तो हम देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ बीच जाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और चूंकि ये इटली में हुआ था तो आपका और ज्यादा इंटरेस्ट लेवल हो चुका है। अच्छा जी, इटली में होने वाले बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में इनाम बट ने यूक्रेन के पहलवान को 3-0 से हराकर चौथी बार जो है वो गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वी हैड नो डाउट। बाय द वे इनाम बट से हमारी बातें होती रहती हैं ऑन द शो और ये क्या, इसके आगे भी बहुत से मुकाबले होंगे। वी आर सो श्योर बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट और इतनी वो तैयारी करके जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट एक विनिंग एटीट्यूड के साथ जाते हैं। इंडीड ही इज सुप्रीमली कॉन्फिडेंट और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन होती है ना, वो भी उन्होंने क्रॉस नहीं की होती। हाँ, वो हार्ड वर्क पे उनको यकीन होता है। वजीर खेल पंजाब ने गोल्ड मेडल जीतने पर इनाम बट को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। इनाम बट को इनाम मिल रहा है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दे, इनाम बट हमारे साथ है, हमारे साथ मौजूद है तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। इनाम कंग्रेचुलेशंस, हमें बड़ा फख्र है, आपने जबरदस्त एक मरतबा फिर कारनामा सर अंजाम दिया है। एक और इनाम, एक और एजाज पाकिस्तान के नाम किया, अपने नाम किया, बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में मैदान मारा। क्रेडिट किसको देंगे आप? मेरे 5 मुकाबले हुए और तमाम खिलाड़ियों को मैंने हराया। फाइनल में वर्ल्ड के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ी को हराकर मैंने पाकिस्तान के लिए ये फतह समेटी है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये एक पूरा प्रॉपर टीम वर्क है जिसमें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें गुजरांवाला में कैंप दिया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा और डीजी आसफ जमान साहब ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया हमारे वीजा को लेकर, क्योंकि कोविड की वजह से तमाम एम्बेसीज क्लोज हैं, तो बहुत एक हेक्टिक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और इसके साथ साथ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जिन्होंने गुजरांवाला में मुझे अकेडमी दे रखी है, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं।
पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं नेशनल लेवल पे खेलता हूं, तो मैं समझता हूं कि ये इन तमाम इदारों का बहुत ज्यादा इस मेडल में किरदार है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं और स्पेशली आप मीडिया का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह आपने मुझे जाने से पहले कवरेज दी और जिस तरह अब कवरेज मिल रही है, तो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम फैक्टर जब मिलते हैं तो फिर ही वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, फिर ही इतना बड़ा एजाज आता है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। ज़बरदस्त, हम विजुअल्स भी देख रहे हैं। अच्छा, हम बड़े क्यूरियस हैं बिकॉज एक तो इटली में और वो भी अब हमारी स्टाइल रेसलिंग एटलीस्ट हमें ये लग रहा है, तो देखने में तो हमें ये लग रहा था कि बीच रेसलिंग रिवायती कुश्ती से कुछ मिलती जुलती नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसका आपको एडवांटेज हुआ, कोई डिफरेंस है तो वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देसी पहलवानी जो हमारी अखाड़ों में खेली जाती है और जो बचपन से हम करते हुए बड़े हुए हैं, अखाड़ों में जाना, मट्टी मलना और देसी पहलवानी की तैयारी करना, वो और बीच रेसलिंग दोनों पहलवानियों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। क्योंकि जब हम बचपन से ही मट्टी पर खेलते हैं तो हमें काफी ज्यादा हमारे जो मसल्स हैं वो इस जो नई टेक्निक है बीच रेसलिंग वाली, इसके मुताबिक ढल गए होते हैं। तो बिल्कुल एक आपको इससे फर्क तो जरूर पड़ता है। लेकिन जब हम दूसरी अब टीम्स को देखते हैं तो वो भी सारा साल अब बीच पर ट्रेनिंग करती हैं और बहुत ज्यादा इसको अब ज्यादा खेला जा रहा है। जितने तमाम बड़े इवेंट हैं, जितने तमाम बड़ी नेशंस हैं, जैसे आप रशिया देखें, ईरान देखें, जॉर्जिया देखें, ये तमाम अब इन्होंने स्पेशलिस्ट अपनी बीचेस मुख्तस कर दी हैं कि जहां पर सिर्फ बीच रेसलिंग की ट्रेनिंग हो रही है। तो बिल्कुल एक एज तो हमें है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि जब हम इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और आपको अपनी डाइट पर ख्याल रखना, आपको अपनी जो नई टेक्निक्स हैं उनको साथ लेकर चलना और पुरानी टेक्निक्स में भी जिद्दत लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा इनाम, यूं तो वैसे गुजरांवाला पहलवानों का शहर मशहूर है, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि ये फन अब उस तरह मकबूल नहीं रहा जिस तरह कभी माजी में था। अब रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए आपकी कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि टैलेंट तो उस मट्टी में, इस मट्टी में, गुजरांवाला की मट्टी में भरा हुआ है, किस तरह लेकिन प्रमोट किया जाए मजीद? पिछले कुछ अरसा से पहलवानी काफी ज्यादा ज़वाल पजीर हो गई थी, इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे कंटिन्यूसली मेरे मेडल आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे दूसरे खिलाड़ी जैसे गुजरांवाला से ही तलहा तालिब हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसे हैदर अली हमारे पैरा एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता। तो मैं समझता हूँ कि ये जब इस तरह के खिलाड़ी आते हैं, इतने बड़े लेवल पर खेलते हैं, उनको इतनी ज्यादा पजीराई मिलती है, तो डेफिनेटली फिर एक नई जो जनरेशन है हमारी, नई यूथ जो है हमारा, वो तमाम खेलों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस वक्त भी जो हम गुजरांवाला में अपनी एकेडमी चला रहे हैं, वहां पर 70 से 80 बच्चे हमारे पास इस लेवल के मौजूद हैं कि जो इनाम बट बनने को तैयार हैं, जो तलहा तालिब बनने को तैयार है। तो जरूरत बस इस चीज की है कि अगर इन जो हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, इन्हें हम थोड़ा सा और ज्यादा कर दें, थोड़ी सी अपनी गेम पर तवज्जो दे दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान मजीद मेडल जीतेगा इंशाल्लाह, और आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान का खेलों में बहुत अच्छा नाम होगा। ज़बरदस्त इनाम बट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप हमेशा अपनी इस तरह विक्ट्री जो होती है, विन जो होती है, हमारे साथ शेयर ज़रूर करते हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और हमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह अभी आपने बहुत आगे जाना है, बिकॉज अभी तो हमारे साथ तो शेयर करते हैं, लेकिन हमारे तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के साथ एक्चुअली शेयर करते हैं। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अभी क्विकली हम आपको बताना चाहते हैं एक और हीरो की बात करेंगे, हीरो की बात करेंगे, बिकॉज आज हमें बड़ा ही मजा आ रहा है कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो कि हमें पता था कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन अब वो जो है सामने आ रहा है। जैसे कि आपको बताएं कि टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हैदर अली का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हैदर अली ने कहा कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक एजाज़ है, मेडल जीतना ख्वाब था। घर पर रहकर 5 साल तक खुद ट्रेनिंग की। अच्छा, ये जो कहानियां है ना इनकी, अब्दुल्ला बाय द वे, कि इनकी जब हम ट्रेनिंग का पूछते हैं कि भाई तुम इधर पहुंचे कैसे, तो फिर पता चलता है कि ये तो एक अनडिफीटेड डेडिकेशन जो है ना, कि बस लगे रहो, आगे का नहीं पता कि क्या होगा।
चैलेंजेस के बावजूद लगे रहो। एक और फिर ये भी ना कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी यू विल मेक इट, बट दे डोंट केयर, इट डजंट मैटर कि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी कोशिश अपनी डालनी है। कोरोना वबा के दौरान मैदान बंद थे, फिर भी ट्रेनिंग जारी रखी। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। सो मुबारक हो हैदर, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जल्दी से आपको ज़रा कोविड अपडेट्स दे दें, बिकॉज चाहे कुछ भी हो रहा हो, वी हैव टू रिमेंबर कि कोविड इज़ हेयर। अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट अभी नहीं करवाया तो करवा लें, बहुत टाइम है, अभी भी करवा लें। 57 डेथ्स इन द एंटायर कंट्री इन द पास्ट 24 आवर्स, और नए केसेस जो हैं वो 3,613 नए केसेस हैं। स्टिल हज़ारों का फिगर है, बहुत ज़्यादा है। और पॉजिटिविटी रेट वैसे तो मुख्तलिफ शहरों की बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 6.32। तो ये सारी सूरत हाल है, ऑल दोज बिकॉज अ लॉट ऑफ, एक खबर आती है ना तो फिर सारे लोग उसके बारे में ज़रा पूछना शुरू हो जाते हैं। ऑल दोज आर लुकिंग फॉर अ बूस्टर शॉट, तो 6 महीने से पहले आपको बूस्टर लग नहीं सकता। वो नादरा में आपका सारा डेटा इंटर हुआ है। 6 महीने के बाद आपको बूस्टर लगेगा, वो भी अगर यू ट्रैवलिंग अब्रॉड या किसी मुल्क की रिक्वायरमेंट है या पढ़ने वगैरह जा रहे हैं या आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो आपको वहाँ की इम्प्रूव्ड वैक्सीन का बूस्टर शॉट लग जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो ये बिल्कुल इसलिए घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। अपने आप को वैक्सीनेट बस करवाएं और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, अभी जो हमने पहला वो नगमा जो चलाया ना, मतलब उनकी एक और ही बात होती थी। हम आपको ऑब्वियसली नए अभी नेशनल सॉन्ग सुना रहे हैं इस दिन की अहमियत से। जो नए नगमे, सारे सॉन्ग्स जो हमने आपको पिछले घंटे में भी सुनाए हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, बट इनकी क्यों ये हमारे दिलों में ज़्यादा क्यों ये वाले बजते हैं? बस आज हम इस घंटे में आपको तमाम वो पुराने नगमे सुनाएंगे। मैडम नूरजहां की आवाज़ भी मैं कहता हूँ कि वो तो अगर आप उस वक्त जो महाज पर मौजूद थे अफसरान और जवान, उनकी बात सुने तो कहते हैं मैडम का गाना रेडियो पे बजता था और एक जज्बे की नई लहर जो है वो जिस्म में दौड़ जाया करती थी। मैडम का गाना, सच बात ये है कि वो लगता ही नहीं है कि वो गा रही है। शी इज फीलिंग इट, शी इज इमोटिंग इट, शी मीन्स इट। मतलब वो डिफरेंस जो है ना वो जो है नजर आता है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब में जनाब इत्तलात ये हैं कि स्कूल्स वगैरह की दोबारा बंदिश की भी लाहौर से इत्तलात आ रही हैं। 6 से 11 तक इस तरह की कुछ डेट्स हैं, क्योंकि पंजाब में कोविड इज गेटिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही है। कोरोना केसेस की तादाद 4,03,158 हो गई है। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 27 अफराद इंतकाल करे। इन हालात में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए फिर बंद करना पड़ रहे हैं। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7.6 तक पहुंच गई है। लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना से 1,784 के लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और सिर्फ लाहौर में कोरोना केसेस जो हैं वो 10.8 तक पहुंच गए हैं। पंजाब के 15 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और इस फहरिस्त में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रहीम यार खान और सियालकोट जैसे अहम शहर, वैसे तो हर जगह ही अहम है लेकिन ये वो शहर हैं जो शामिल हैं। सूरत हाल काबू में ना आने की अहम वजह वैक्सीनेशन मुहिम में शहरियों का ताउन ना करना बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स और कोई अब देखें और कोई वजह हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, यू आर लाइबल कि आपको कोविड हो सकता है और हर किसी को ही हो रहा है तो हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने इंकिशाफ किया है कि अस्पतालों पहुंचने वाले जो हैं वो कोरोना मरीजों में से 85% जो हैं वो गैर वैक्सीन शुदा हैं। इधर भी थोड़ा सा पॉज लें। कोविड आपको वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि इतना बुरा हो जाए कि आप अस्पताल एडमिट हो। आप घर में ही ठीक हो जाएंगे दवाइयों के साथ। और ज़्यादातर लोग अब जो एडमिट हो रहे हैं दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेट शुदा हैं, अनवैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेटेड अफराद में कोरोना की शरह सिर्फ 12% है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अव्वल तो होता नहीं है, पहले तो होता नहीं है, होगा नहीं आपको, और अगर होगा तो आपको बहुत ही मामूली सा होगा, माइल्ड सा होगा, एंड यू विल गेट ओवर इट। आप घर पे बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कोरोना की चौथी लहर में मौजूद है, तेज़ी भी आने की इत्तलातें ख़ास तौर पर पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या आप लोगों का एनालिसिस है, क्या डेटा बता रहा है, क्या वजूहात हैं? अवाम एहतियात नहीं कर रहे हैं या फिर लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उतनी तादाद में?
मेरा ख्याल है जहाँ तक चौथी लेयर का वेव का ताल्लुक है या चौथी लहर का ताल्लुक है, वो तो हमें एंटिसिपेट तो हमने किया था कि ये बढ़ेगी, खास तौर पे आजकल के दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमा और आशूरा के दौरान इकट्ठ हुआ है और उसका फिर नेचुरली इफेक्ट तो आना था। इंशाल्लाह होपफुली अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद प्लेटो कर जाएगी। और क्योंकि सबसे अहम चीज़ समझने की है कि जो इस वक्त वेरिएंट पंजाब में चल रहा है वो है डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। यानी अगर एक कमरे के अंदर 10 बंदे बैठे हुए हैं तो 9 को लग जाएगा, एज कम्पेयर टू अगर वुहान वैरायटी के 10 बंदे बैठे तो 4 बंदों को लगेगा। तो इसकी इन्फेक्टिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली जब इन्फेक्टिविटी रेशियो ज़्यादा हो और इकट्ठ हुए हों, इज्तिमा हुए हों, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। तो इस वजह से एक तो ये इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो वेरिएंट है उसकी वजह से तादाद जो है लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये जो लहर है ये इंशाल्लाह जिस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध में भी कम होती जा रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंदर आप इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमी देखेंगे आप सब। डॉक्टर यास्मीन, अभी हमने पूरी एक बताई है खबर इस बारे में, तो रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना के बायस अस्पताल पहुंचने वालों में 85% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई अपनी। तो इससे तो एक जुर्म ही कहा जा सकता है कि अभी भी आप नहीं करवा रहे। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में इस किस्म के लोग हैं। तो वैक्सीनेशन की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे, ये आपको क्या वजह नजर आ रही है? अब कोशिश तो पूरी की चली जा रही है। इस वक्त आज के दिन में अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर इस वक्त कोई तकरीबन रोजाना का 6.5 लाख के करीब ऑन एन एवरेज, एक दिन ऐसा भी आया जहां हम तकरीबन 10 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में किया। तो तादाद जो है वैक्सीनेशन की हमने बहुत हद तक बढ़ा दी है और कोशिश कर रहे हैं कि ये सहूलत जो है ये गली गली तक पहुंचाए। यानी आप ये सोच लीजिए कि मोहल्लों के अंदर, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अंदर माइक्रो मैनेज करके यूसी वाइज हम लोगों ने वहाँ बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग वैक्सीनेट करवाएं। अब तो लोगों के ऊपर है ना कि वो इस वैक्सीनेशन की सहूलत जो है, जो कि हुकूमत बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त दे रही है, वो सहूलत लें। तो अब इस वक्त तो कोशिश जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। आज के दिन के अंदर अगर देखा जाए तो 3 करोड़ और तकरीबन 41 लाख लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है, जिसके अंदर ये कि उन लोगों को जिनको फर्स्ट डोज मिली है और वो ये तकरीबन ये जो तादाद आपको मैंने बताई है वो हैं, वो इस तादाद में से 70% लोग, और जो 30% हैं इस तादाद में उन लोगों को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इतवार वाले दिन हम सिर्फ सेकंड डोज की सहूलत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको सेकंड डोज लगनी है वो इस सहूलत ले सकें हमसे। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली अब स्कूल्स बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट बंद करने की इत्तलात हैं, अब इन इक़दाम तक बात पहुंच चुकी है, तो क्या समझ रहे हैं आप? लॉकडाउन अपेरेंटली हर दफ़ा यही बताया जाता है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके अलावा चारा क्या बचेगा? फिर वालिदैन बड़े कंसर्न हैं कि बाज़ारों में कोई SOP फॉलो नहीं करता, रिलीजियस इज्तिमात हों या पॉलिटिकल इज्तिमात हों, सब होते हैं और स्कूल सबसे पहले बंद हो जाते हैं। उन जिलों के अंदर जिनमें 8% से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेशियो था, सिर्फ उधर स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। सारे पंजाब में नहीं बंद किए, वो कोई तकरीबन 14+ जिले बन रहे थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर हालात बेहतर होंगे तो स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हुकूमत कितनी मजबूर हो जाती है जब आप तादाद जो है वो बढ़ाते चले जाएं। जब हर वक्त तादाद जो है वो बढ़ती चली जाए तो फिर हालात जो है ना वो आपको पता है कि तो ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं। तो लोगों को एहसास करना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के नॉर्मल उसमें आ जाएं, दोबारा बच्चों के स्कूल खुले रहें, कॉलेज खुले रहें, तो 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि आप मेहरबानी करके अपने आप को भी वैक्सीनेट करवाइए। फिर अब आपको पता है कि 17 से 18 साल की उम्र के बच्चों की भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि SOPs प्रैक्टिस करें। देखिए ना, अगर आप सिर्फ मास्क पहन लें, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप मास्क पहन लें
तो 70 से 80% तो आपको अपनी बीमारी से, इस बीमारी से बचा सकते हैं। और मास्क बिल्कुल सही तरीके से पहने ना, मुंह और नाक के ऊपर, ये ना थोड़ी के साथ लगा के फिरें तो उससे तो बीमारी नहीं बचेगी। और ये दिखावे मतलब ये कि जी कोई हमारे खिलाफ चढ़ाव ना हो जाए, उस डर के मारे ना करिए। खुदारा आपकी सेहत और जिंदगी बहुत अहम है। आप कोशिश करें कि अपनी सेहत और जिंदगी की खातिर ये मास्क पहन के रखें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत सही बात की है। और पता है डिस इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं ना, माय कज़न वाज सेंडिंग मी व्हाट्सएप मैसेजेस, पता नहीं किधर से कौन सा क्लिप जोड़ के डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू का कि जनाब हम तो नहीं कराएंगे। डॉक्टर साहिबा यहाँ ऑन एयर हमसे गुफ्तगू करते हुए बराह रास्त आपको बारहा कह रही हैं कि आप लोग टीका लगवाएं, वैक्सीनेट हों, तो किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में ना आया करें। ये झूठी खबरें होती हैं, पर्टिकुलरली जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वीडियोस होती हैं, इनको तो देखा ही ना करें, डाउनलोड ही ना किया करें अपने अच्छा, फोन अब के मैं ऊपर। साथ ये सजेस्ट करने लगी थी कि जिन लोगों को शक हो वो जरा स्टडी करें इसके बारे में, कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करने, कन्विंस योरसेल्फ। लेकिन फिर यही होता है कि जब दिमाग एक चीज़ पे बन गया हो तो फिर चीज़ें ढूंढने निकलो तो वही आपको मिलती भी वैसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको और सीमेंट करती हैं। वेल प्लीज डोंट डू दैट, इन दैट केस जस्ट गेट वैक्सीनेटेड। डॉक्टर साहिबा की ये प्लीज सुन के मुझे भी बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि महीनों से यही बात हो रही है कि भाई मास्क पहन लो या थोड़ी पे मत रखो, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना सा एक मास्क आपको बचा सकता है फ्रॉम अ वेंट। तो जस्ट इमेजिन कि आप इसको पहनने से क्या पा रहे हैं और ना पहनेंगे तो क्या आपके लिए आसान है, ये याद रखें। वो वेंटिलेटर का मास्क पहनना या फिर ये नॉर्मल कपड़े का मास्क पहनना, ये वाला। आपको बताएं कि पंजाब में एक मरतबा फिर उखाड़ पिछाड़ का नया राउंड जो है वो शुरू होने वाला है और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के साथ साथ वुज़रा भी निशाने पर होंगे, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, खबरें गर्म हैं कि तब्दीली की नई लहर में कई बड़े नाम बह जाएंगे और वजीर आला उस्मान बुज़दार कुछ वुज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उस्मान बुज़दार वही है वैसे हमारी खबर से, आपको ये ना लगे। मेरा ख्याल है कि we should not even discuss this anymore because this is a very much established fact। वो तो है, मेरा ख्याल है जिंदगी में 3.5 साल में जितनी इनके आने और जाने और तब्दीली की बातें हुई हैं उतनी शायद ही किसी की हुई हो, लेकिन ही इज वेरी मच देयर। लेकिन उनके नीचे जो सारा कुछ है वो प्रॉब्ली जरा इधर उधर होने वाला है निज़ाम। जिनको तब्दील किया जा सकता है उनके नाम भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये मंजर वैसे काफ़ी दफ़ा हमने देखा है, वफाकी काबीना ने में भी वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करते रहते हैं और उन्होंने इस बारे में एक मरतबा इज़हार ख्याल भी किया था, वो भी सुनिए। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। अच्छा जी, तो अगर कप्तान इस बात पे यकीन रखते हैं तो फिर वसीम अकरम प्लस क्यों ना ऐसा करेंगे, तो उनकी क्या तैयारी है ये हम पूछेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब जरा खबरें दीजिएगा, ब्यूरोक्रेसी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा काबीना की टीम जो है, जो वज़रा के साथ काम करते हैं लोग, हुकूमती चेहरे हैं, उनमें बताइएगा क्या कोई अहम तब्दीली आने वाली है और क्या वजूहात बन रही हैं इन तब्दीलियों की। देखिए जी, पहले जो सबसे आपने बात की कि निज़ाम में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, वज़ीर चेंज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है और बुज़दार साहब वहीं के वहीं हैं। बहुत बार उनकी चेंज होने की ख़बरें आती रहीं और आप ही के प्रोग्राम में जियो पाकिस्तान में अगर आप मेरे सारे प्रोग्राम उठा कर देखिए, हमेशा तरदीद करते रहे वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। तो इसमें एक देखिए, इसमें एक बड़ी सोच ये रखनी चाहिए सबको कि वो एक ब्यूरोक्रेट कोई नोटिफिकेशन नहीं होना, उसको हटाने का मतलब है कि इमरान खान ने अपनी नाकामी मान ली। अगर बुज़दार पे जितनी तनकीद है बुज़दार साहब पे, अगर उनको निकालते हैं तो फिर इमरान खान को ख़ुद भी चले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा तनकीद है। बिलावल साहब उन पर तनकीद करते हैं, नून उन पर तनकीद करती है, तो वो तो वही है। लेकिन इस बार जहाँ मेरे इल्म में आया कि बुज़दार साहब ने अपनी टीम लाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जब भी कोई बड़े वाक़यात लाहौर में होते हैं या पंजाब में होते हैं, वो पूछा उस्मान बुज़दार से जाता है, तो लेकिन जो टीम है वो लगाई जाती है वफाक की जानिब से। ये कह लें कि इमरान खान ख़ुद लगाते हैं या आज़म खान साहब दरमियान में अफसरान लगा देते हैं, उनसे पूछ कर इमरान खान से। तो इस बार जो हमें जो ख़बर मिली
तो उन्होंने अपनी सियासी और ये जो इंतज़ामी जो अफसरान हैं इनको चेंज करने का फ़ैसला किया। तो इसमें अभी नाम लेंगे तो ज़रा वज़ीरों के नाम ज़रा थोड़ा नहीं लेने चाहिए। उसमें बड़े बड़े ऐसे नाम भी आएंगे जो सोच सकते हैं कि हम वजारत से नहीं हट सकते, तो उसमें ख़ासी तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में है, ब्यूरोक्रेसी में जो मैंने खबर दी कि लाहौर पंजाब से जो है उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए अपना पैनल वज़ीर आला बुज़दार साहब ने भेज दिया वफाक में। अब वफाक उसको कितनी देर अपने पास रखता है, एक तब्दील करता है, दो करते हैं, वो इमरान खान पे बात है। वैसे मजमूई तादाद कितनी दफ़ा तब्दील हो चुकी है पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी? मैं ज़रा उस नंबर का हिसाब रखना चाह रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। जो आपने बात की वो नंबर का हिसाब तो इतनी बार तब्दील हुआ कि मेरे पास मुझे भी ज़बानी याद नहीं। मैं कहती ये बड़ी जब आपसे बात होती है ये बात ज़रूर होती है। हाँ, तो आईजी चेंज होगा तो मेरे ख्याल छठी बार चेंज होगा। तो उसमें जो आपने बड़ी बात की कि इमरान खान बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं। इमरान खान बहुत अपनी तरफ से एक बार सलमान आज़म साहब को चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब लाए थे डॉक्टर शुएब को, और बहुत उन्होंने कहा था बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एक 7 माह बाद चला गया, उसकी कुछ देर बाद दूसरा भी चला गया। तो इसी तरह वो तब्दीली करते रहते। लेकिन इस बार बुज़दार साहब ने ये स्टैंड लिया और शायद मेरे नज़दीक पहली बार उन्होंने खुद स्टैंड लिया कि वो जो हैं वो इसको अब वो तब्दीली चाहते हैं, वो अपनी टीम खुद लाना चाहते हैं। काफ़ी डिप्टी कमिश्नर चेंज हुए और उसके बाद जब ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ होंगी तो बाकी भी चेंज किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है अब्दुल्ला साहब जी, मसला ये है कि जब अफसरान लगते हैं तो हुकूमत का ये काम होता है कि एक आप उसको जो कानून के मुताबिक वाज़िया पॉलिसी दे दें। यहाँ पॉलिसी कुछ नहीं होती। एक आईजी आता है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देता है। लाहौर में एक डीआईजी लगता है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी शुरू करता है कि रात को मोटर बाइक पकड़नी शुरू कर दो, सबको अंदर कर दो। एक आता कहता नाके लगा दो, सारे शहर को उसको परेशान कर दो। तो एक पॉलिसी के तहत चलते हैं। पूरी दुनिया में एक पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक चला जाता है। यहाँ जो आता है वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी शुरू कर देता है। कोई कहता है वारागर्द पकड़ने शुरू कर दो, कोई कहता है इश्तिहारी पकड़ने शुरू कर दो। यार एक पॉलिसी के तहत चलें, इसमें इसलिए उनकी ट्रबल हो जाती है इनको। लेकिन रईस साहब फिर इस बात से तो ये लग रहा है जी, इस बात से ये लग रहा है कि हर बार जब आपको अपना मकसद नहीं मिलता, जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं तो आप बदल देते हैं। अच्छी बात है, अगर कोई काम पूरा ना कर रहा हो तो तब्दीली होनी भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इनको डायरेक्टिव तो दिया जाए कि इनसे एक्सपेक्टेशन क्या है। तो बात से यही लग रहा है कि किसी को ऐसी कोई डायरेक्टिव मिलती नहीं है, वो बस आते हैं और हाथ पैर मारते हैं। मतलब दे ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क लेकिन दे डोंट वर्क आउट। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। वो पहले मैंने आप बात की, इनको डायरेक्शन कोई नहीं मिलती। वो आते हैं, वो चेंज कर देते हैं। आके जब मामला था वो कहते हैं जी 3 माह तो अभी इनको संभलते लगेंगे। 3 माह संभलते लगते हैं, 3 माह काम करते हैं और 6 माह बाद चेंज हो जाते हैं। अगर आप एवरेज देखें तो 3 साल में तो आईजी 6 माह भी नहीं रहे और चीफ सेक्रेटरी भी ऐसा ही है, शायद 6-7 माह एवरेज बनती होगी। तो इनको कोई डायरेक्शन देनी चाहिए, डायरेक्शन के तहत चलना चाहिए। अच्छा, क्विकली रईस साहब, एक इनका इंतखाबी मंशूर था पुलिस रिफॉर्म का। आईजी को तब्दील करने की बात हो रही है कि जी केपी में हमने पुलिस बिल्कुल रिफॉर्म कर दी है, तब्दील कर दी है। पंजाब में थाना कल्चर ठीक करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे। इसके लिए बड़े इंथुजियास्टिक भी थे इनिशियली जब पंजाब हुकूमत बनी। मुताद्दिद आईजीज़ तो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स कहाँ तक पहुँची हैं? आई गेस शुरू भी नहीं हो सकी। कुछ थाना कल्चर में तब्दीली आपको पंजाब में नज़र आ रही है? अब्दुल्ला साहब देखेंगे, पिछले में जब से जर्नलिज्म में हूँ, कोई भी हुकूमत आते ही सबका एक ही लफ्ज़ होता है, हम पुलिस कल्चर में तब्दीली लाएंगे। वो भाई कितने साल लगेंगे पुलिस कल्चर में तब्दीली लाने के लिए? रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इस गवर्नमेंट ने रिफॉर्म शुरू की, वो दुरानी साहब आए, वो बेचारे चले गए, अब वो दरमियान में रुक गई। क्योंकि मामला ये है कि रिफॉर्म्स लाने की क्या ज़रूरत है? रिफॉर्म्स मौजूद है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। ख़वातीन बहुत काबिल एहतराम है, इनका एहतराम होना चाहिए। जो वाक़यात हुए, बड़े घनौने वाक़यात हुए, उनको फांसी दे देनी चाहिए। देखिए, अब ये बात एक वाक़या हो, कहते हैं जी कानून तब्दील होगा। और भाई कानून ख़वातीन को सड़क पे बेआबरू का करने का कानून मौजूद है, उसमें सज़ाए मौत है, उसमें उम्र कैद है। आप इम्प्लीमेंट करें ना सही तरीके से उसे,
तमाम कानून मौजूद हैं। मतलब कानून का इशू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का मौजूद है। रईस साहब ये तो पूरे मुल्क में ही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कानून की। रईस साहब जल्दी से ये भी बता दें कि जब भी वजीर आजम बात करते हैं पंजाब के हवाले से तो उस्मान बुज़दार साहब की बहुत तारीफ करते हैं, बड़े सेटिस्फाइड है उनसे। तो अगर जिस इंसान से जिससे बहुत आप सेटिस्फाइड हो उसके नीचे ही सारी तब्दीलियां बार बार हो रही हो, तो कभी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया वजीर आजम ने कि वो सेटिस्फाई हो किस चीज़ से रहे हैं, अगर नीचे सारी तब्दीलियां हम हर कुछ दिनों बाद महीनों बाद आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं? देखिए बिल्कुल वो बात ये है कि जो इमरान खान की तबीयत है, आपने देखा होगा शायद उनके साथ 1 साल से ज़्यादा काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। वो एक आधी कोई मिसाल मिलेगी उनके साथ काम किया। जब ये बात वहीं पहली आ गई है कि इनको कोई डायरेक्शन देनी चाहिए। अब 1-2 बड़े वाक़यात हो जाते हैं, जिस तरह साहिवाल वाक़या हुआ, एक आईजी चला गया, अब ये वाक़यात हो रहे हैं उस पर आईजी आ रहे हैं। जिस तरह उस्मान बुज़दार ने कहा जी कि दोनों डायनामिक नहीं हैं, और भाई तुम लाने से पहले क्यों नहीं सोचा कि चीफ़ सेक्रेटरी आईजी डायनामिक नहीं है। चीफ़ सेक्रेटरी का ये मामला है कि वो बहुत कम उसमें आते हैं सेक्रेटेरिएट में, महंगाई पर काबू नहीं पा सके। बात यह है कि आप उनको डायरेक्शन दें। जब भी कोई ये वाक़यात तो क्राइम की दुनिया में होते रहते हैं, बड़े बड़े वाक़यात भी होते हैं, छोटे वाक़यात भी होते हैं। पुलिस ने उसमें सही इम्प्लीमेंट करना होता है, और अगर उसको सही इम्प्लीमेंट ना हो इंक्वायरी में तो हटा दिया जाता है। तो बात वही है कि इनको तसल्ली नहीं हो रही, इनको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और सिस्टम ठीक करने के लिए अफसरान तो वही, अगर तब्दील करेंगे उसको उठा के उनको लगा दे, उसको हटा के उसको लगा दे, एक ही बात है। राइट। इसमें इतना मसला है, इनको सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा, इनको रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और वही बात है कि एक डायरेक्टिव, एक डायरेक्शन देंगे तो कोई बेहतरी आएगी, वरना इसी तरह लोग बदलते रहेंगे। चले हैं, लेकिन आप क्या तब्दीली और क्या बेहतरी चाहते हैं ये तो बयान किया जाए। easy for them also who is coming। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि आज हम यौम दिफा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर, और हमने पाक पहरिया का नगमा शामिल किया, हमने पाक आर्मी का तराना शामिल किया, अब हम पाक फजाइया की तरफ से भी एक गाना रिलीज किया गया है, नगमा वॉच, और साथ ही हम फिर ब्रेक लेंगे। अभी हम कुछ खबरों की तरफ बिल्कुल चले बढ़ते हैं। लाखों फौज और तवील तसल्लुत के बावजूद कश्मीर में भारत के नापाक अज़ाइम हर बार नाकाम हो रहे हैं। मकबूजा आबादी में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का प्लान बैकफायर होने के बाद भारत अब ओछे हथकंडों पर उतर आए। बुज़दिल भारतीय फौज हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जनाजे से भी खौफज़दा दिखाई दी, और सैयद अली गिलानी का जसद खाकी ज़बरदस्ती कब्जे में लिया गया, रात की तारीकी में दफनाया गया। मैयत छीनने के दौरान आज़ादी के नारे और हुर्रियत रहनुमा का पाकिस्तानी झंडे में लिपटा जसद खाकी भारतीयों से बर्दाश्त न हुआ। मरहूम सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन के खिलाफ बडगाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी बारे में बात करते हैं। सैयद अली गिलानी के नुमाइंदा खुसूसी थे अब्दुल्ला गिलानी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय हुकूमत ने अली गिलानी साहब की वफात के बाद जो माहौल बना दिया, ख़ानदान के साथ जो कुछ किया, वो इतने खौफज़दा क्यों हैं? आप अगर इसके बारे में कुछ सोच रखते हैं तो प्लीज़ बताइए, आपको क्या लग रहा है कि वो किस बात से डर रहे हैं? अगर वो ये इंतहाई सख्त कदगने न लगाए, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जो है क्लैम्प डाउन ना करे कश्मीर के अंदर, बार्ब्ड वायर्स से जो है कश्मीर के तूल और अर्ज़ में जो है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स बंद न करे, और कायदे मोहतरम सैयद अली गिलानी साहब के घर के रास्ते जो हैं उनको बंद न किया जाए, तो पूरी कश्मीर की आबादी जो है, जो कोई 8 मिलियन की आबादी है, वो सब सड़कों पे होगी। वो अपने महबूब कायद को खराज तहसीन पेश करने के लिए सड़कों पे होगी, और वो अपने महबूब कायद को अलविदा करने के लिए और अपने महबूब कायद को उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन करने के लिए मज़ार शुहदा ईदगाह में सब सड़कों पे आएंगे। और भारत समझता है, भारत इससे खौफज़दा है, भारत समझता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो जब सड़कों पे आएंगे, और ये कदगने अगर हल्की सी भी, आप देखिए इन कदगनों के बावजूद आप कश्मीर के अंदर श्रीनगर सिटी में देखिए, उस रात को वहाँ पे देखिए कि हर तरफ मेरा ख्याल है कोई 5-6 ऐसे टाउन्स थे श्रीनगर सिटी के अंदर जहाँ पे झड़पें हुई है नौजवानों और सो कॉल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत के रियासती दहशतगर्द हैं उनके दरमियान। कई नौजवान बच्चे जो हैं पैलेट से ज़ख्मी हुए, पैलेट गन शॉट से। हॉस्पिटल्स उसकी दास्तान हमें बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी
एजेंसीज को चेक किया जाए। उसके बाद ये देखिए उसी रात को, रात के अंधेरे में कितने नौजवानों को वादी के मुख्तलिफ इलाकों से उठा के जो है उनको हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, वक्त कम है, हमने 2 सालगिरहों का जिक्र किया था अपनी टॉप स्टोरीज में, तो जल्दी से हम बता दें कि सईद अनवर साहब हैप्पी बर्थडे आपको कहेंगे, और आपकी जो भारत के खिलाफ आज का दिन है, चूंकि ऐसा 194 रन की तो ज़बरदस्त इनिंग है, वो आज भी हमारे जहनों पर नक्श है। और फ्लाइंग हॉर्स का खिताब पाने वाले समीउल्लाह साहब, आपका भी जो आपने पाकिस्तान हॉकी के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनके लिए बेहद शुक्रिया एंड हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल सर। 2 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जिनकी आज सालगिरह है, दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है।